बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, भारत में जेन ज़ी जीत गए और नरेंद्र मोदी और उसका निज़ाम हार गया। नरेंद्र मोदी के लोगों ने ये कहा था, बल्कि बीजेपी बार बार कह रही थी कि हमारी सरकार में वज़ीर इस्तीफ़ा नहीं दिया करते और हम दबाव में नहीं आते। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान, जो नरेंद्र मोदी का कैबिनेट मेंबर है और वज़ीर तालीम है भारत का, उसको जेनज़ीज़ के एहतजाज के नतीजे में इस्तीफ़ा देना पड़ा। ये ना पूरे दुनिया के अंदर डिस्कस हो रहा है। ये जेनज़ी क्या है, ये एक्चुअली एहतजाज हुआ क्यों, इसके पीछे बड़ी वजह क्या थी, ये काकरोच जनता पार्टी क्या है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इस वीलॉग में बताऊंगा। ये वो हकायक हैं जिन्हें आप कहीं पे भी कोट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं जनाब ये सब कुछ ऐसे हुआ। पहले आप अपने जहन में ये रखें कि ये इस खित्ते में होने वाला पहला ऐसा एहतजाज नहीं है। माजी में हमने देखा अरब स्प्रिंग आई और वहाँ पे नौजवान निकले और उन्होंने अपने अपने मुल्कों में तख्ते उलटना शुरू कर दिए, और उसके बाद फौरी तौर पे जो अरब ममालिक हैं उन्हें मुसीबत पड़ गई और उन्होंने ख़जानों के मुंह अपनी आवाम के लिए खोल दिए और अपनी पॉलिसीज़ के अंदर काफ़ी नरमी और बेहतरी लेकर आए, तो वो बच गए नौजवानों के अजाब से। ये मामला चला जाता है श्रीलंका में, और श्रीलंका में जेन-ज़ी निकलते हैं और हर चीज़ को तहबाला कर देते हैं। पाक से ख़ानदान जो बड़े लंबे अरसे से वहाँ पे इक़्तिदार में था, उसके इक़्तिदार का सूरज गरूब हो जाता है। फिर ये चले जाते हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश में हसीना वाजिद 15 साल से इक़्तिदार, बहुत ताकत थी उसके पास। जेन-ज़ी उसके गले की हड्डी बन गए और इन्होंने हसीना वाजिद का तख्ता उलट दिया, उसको मुल्क छोड़कर भागना पड़ा, वो चली गई वहाँ से। फिर ये खड़े हो जाते हैं नेपाल में जाकर। ये अलग अलग अपने अपने देशों के अलग अलग जेन-ज़ी हैं, ऐसा नहीं है कोई एक आदमी ने कंट्रोल कर रहा है। ये नौजवानों में उठने वाली एक तहरीक है। ये चले जाते हैं नेपाल में, वहाँ पे जाके जो उनका शाही खानदान है, क्योंकि जो निपो किड्स हैं वो अयाशी कर रहे थे। नेपाल के जो बड़े लोग हैं उनके बच्चे वीडियोस लगाते थे, रील्स बना बना कर लगाते थे, जिसमें वो दिखाते थे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बहुत बड़े बड़े महल, बहुत बड़ी बड़ी अयाशी, बहुत इंजॉय कर रहे थे वो। तो उनके जो आम आदमी का बच्चा है वो इफेक्ट हो गया, वो गुस्से में आ गया और उन्होंने वहां पे भी तहवाला कर दिया। अब इंडिया में ये मामला कैसे आया? जेन-ज़ी तो वहीं पे मौजूद थे। ये एक्चुअली 1998 के बाद से पैदा होने वाले बच्चे हैं जो 2010-2012 तक पैदा होते रहे। उसके बाद वाले जो हैं वो अल्फा है। तो जेन-ज़ी की जो उम्र है वो लगभग 15 साल से, आप समझ लें 15 साल से लेकर कोई ये 25-27 साल तक के जो बच्चे हैं, 27-28 साल तक के, ये जेन-ज़ी है। ये जनरेशन जो है ये जेन-ज़ी की है। इन्होंने एक सदी तब्दील होती हुई देखी है। इनमें फ्लेक्सिबिलिटी या लचक उतनी ज़्यादा नहीं है। ये डट जाते हैं अपने मामले के ऊपर, अपनी बात के ऊपर, और इन्होंने दुनिया को बहुत तेज़ी से तब्दील होते हुए देखा है। ये वो पहली नस्ल थी जो कंप्यूटर के साथ पैदा हुई थी। यानी जब कंप्यूटर आया, सोशल मीडिया का इनकलाब आया, तो ये बच्चे बड़े हो रहे थे और इन्होंने इसको अपना हथियार बनाया। तो इस वक्त अगर ये कहा जाए कि दुनिया में सबसे इफेक्टिव नेशन कौन सी है या सबसे इफेक्टिव एज ग्रुप के लोग कौन से हैं, तो वो जेन-ज़ी है। पाकिस्तान में इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 60% तो पाकिस्तान की आबादी नौजवानों पे है। भारत में भी बहुत बड़ी तादाद में है ये। अब भारत में शुरू कैसे हुआ इस पे हम बात करते हैं, लेकिन भारतीय वुज़रा ये कहा करते थे और उनकी सरकार ये कहती थी कि हमारे यहाँ वज़ीर इस्तीफ़ा नहीं दिया करते, हम दबाव में नहीं आया करते। लेकिन जेन-ज़ी ने साबित किया कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो उन्होंने झुकाया, पूरे निज़ाम को अपने सामने घुटनों के ऊपर लाकर उन्होंने झुकाया और बिलाखिर उन्होंने उस वज़ीर तालीम का इस्तीफ़ा लिया जो बहुत ताकतवर आदमी है। धर्मेंद्र प्रधान इसका नाम है। इसका जो वालिद था वो भी सियासत में था, ख़ानदानी सियासतदान है, बहुत पुराने। ये लोग कई मरतबा वज़ीर रह चुके हैं। वाजपेयी की कैबिनेट में धर्मेंद्र प्रधान का जो वालिद था, दबिंदर प्रधान, वो उस वक्त भी मिनिस्टर था और वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर रहा। अब ये इसका बेटा जो है ये कई मिनिस्ट्रीज़ के बाद अब वज़ीर तालीम बना हुआ है नरेंद्र मोदी के साथ, नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में। तो ये कोई ऐसा आदमी नहीं था कि जिसको नरेंद्र मोदी उठा के फेंक देता। तो बहुत मजबूत आदमी था, बड़ा करीबी साथी था, लेकिन इस्तीफ़ा देना पड़ा। इसका मतलब यह है कि जेन-ज़ी का दबाव बहुत था। मामला शुरू कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूं। हुआ ये कि 15 मई 2026 को एक केस लगता है भारतीय सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें एक वकील साहब जो हैं वो अपना कोई ज़ाती केस लेकर आते हैं।
वो केस भारतीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो चीफ जस्टिस ऑफ भारत ने, जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, उसने नौजवानों को काकरोच कहकर मुखातिब कर दिया। उसने कहा बेरोजगार नौजवान जो है ये काकरोच की तरह, इस तरह मिसाल एक दे दी उसने। अगले ही दिन एक अकाउंट बनता है, और अकाउंट बनने वाला, जो बनाने वाला आदमी, उसका नाम है अभिजीत दीपके। ये भारत से बाहर रहता है, और ये अकाउंट बना देता है काकरोच जनता पार्टी के नाम से। इस वक्त इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी। वो एक पार्टी बनाता है काकरोच जनता पार्टी। तंज में इसका ये नाम रखा गया। चीफ जस्टिस ने बाद में सफाई पेश की, जनाब मैंने इसलिए नहीं किया था, मैं तो सिर्फ उन नौजवानों का या उन पे तनकीद कर रहा था जो जाली डिग्रियां लेकर आते हैं, मैं असली डिग्री वाले नौजवानों की तो बात ही नहीं कर रहा था। लेकिन चीफ जस्टिस से जो गलती होनी थी वो हो गई, जो बात निकलनी थी। वो कहते हैं ना कि जो बोल जबानों निकल गया वो तीर कमानों निकल गया। तो जो भारतीय चीफ जस्टिस ने करना था वो कर दिया, नौजवानों ने जो करना था उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में उन्होंने बना दी काकरोच जनता पार्टी। दीपिके जो है, अभिजीत दीपिके, वो भारत वापस आ गया। इस वक्त ये तहरीक इतनी बड़ी ऐसे हो गई कि मिलियंस में लोग इसको फॉलो करना शुरू हो गए। नरेंद्र मोदी के जितने लोग पढ़े लिखे लोग मुखालफत करते थे, वो सारे के सारे अपने आप को काकरोच जनता पार्टी के साथ जोड़ने लगे। मजाक मजाक में ये पार्टी इतनी बड़ी हो गई कि दिनों में इसके फॉलोअर्स मिलियंस के अंदर चले गए। बहुत बड़ी और तगड़ी पार्टी बन गई। फिर हुआ ये कि इनको एक मुद्दा मिल गया खड़े होने के लिए, लड़ने के लिए। भारत में हर साल एक एग्जाम होता है जिसका नाम है नीट यूजी। ये एग्जाम होता है, ये एग्जाम होता है भारत में जो मेडिकल के अंदर तलबा को दाखिले मिलते हैं। जैसे पाकिस्तान में एमडी कैट, पाकिस्तान के अंदर मेडिकल एंड डेंटल जो डॉक्टर बनते हैं, एफएससी पास करते हैं बच्चे प्री मेडिकल में, तो उनका एक टेस्ट होता है एमडी कैट का, कि आप ये पेपर देंगे तो पता चलेगा आपका कौन से वाले मेडिकल कॉलेज में आपको दाखिला मिलना है, आपकी काबिलियत कितनी है। इसी तरह का एक टेस्ट भारत में होता है जिसको कहते हैं नीट यूजी। ये टेस्ट 3 मई 2026 को हुआ था, और इस टेस्ट के जो पेपर है, जो इसके अंदर पेपर आया था, वो लगभग 40 से 45 घंटे पहले सोशल मीडिया के ऊपर वायरल था। यानी व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आ गया था, सोशल मीडिया पे वायरल था। ये पेपर लीक हो गया था पहले से। अब ये पेपर लीक हो जाना, पाकिस्तान में भी होते रहते हैं पेपर लीक, धांधली भी होती रहती है, बेईमानी भी होती रहती है। वहां भारत में एक एग्जाम चोरी हो गया, जिसके बाद दिल बर्दाश्ता होकर कुछ नौजवानों ने खुदकुशी कर ली। लगभग 10 से ज्यादा बताए जाते हैं, कुछ 11 कहते हैं, कुछ 15 कहते हैं। भारत में कुछ नौजवानों ने खुदकुशियां भी कर ली और ये रुला पड़ गया पूरे मुल्क में। फिर इसकी इंक्वायरी शुरू की सीबीआई ने, और तहकीकात के बाद उन्होंने कहा कि एक इंतजामी गलती थी, सिस्टम को इंप्रूव करना चाहिए, आइंदा ऐसा ना हो उसके लिए क्या इकदाम करने हैं, और जो लोग जिम्मेदार हैं उनको सजा दी जाए या उनको पकड़ा जाए। तो इस इंतजामी गलती में और इसके अंदर जिस किस्म की 2 नंबरी हुई, वो लोग पकड़ में आ गए। सीबीआई ने उन लोगों को पकड़ लिया। ये 3 मई 2026 को हुआ था। लेकिन नौजवानों ने काकरोच जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म से, और दीगर कुछ और नौजवान हैं जिनमें एक बहुत बड़ा नाम सोनम का है, जो इतने लंबे अरसे से वहां पे भूख हड़ताल करके बैठे हुए हैं दिल्ली में, इन्होंने रोला डाल दिया कि नहीं जी, हमें वजीर तालीम का इस्तीफा चाहिए। नौजवान इकट्ठे होना शुरू हो गए। अब वजीर तालीम की जिम्मेदारी टेक्निकली तहकीकात के अंदर साबित नहीं हुई। वजीर तालीम जो है वो पेपर लीक के पीछे शामिल भी नहीं था, वजीर तालीम ने खुद से सारा कुछ किया भी नहीं था, लेकिन उसकी इखलाकी जिम्मेदारी बनती थी कि कम से कम जो एक मरतबा वजीर तालीम मुस्ताफी होगा या वजीर तालीम से हम उसकी वजारत छीन लेंगे, एक दफा वो अपने मंत्री साहब हट जाएंगे अपने ओहदे से, तो आने वाला मंत्री आइंदा ऐसी गलती होने नहीं देगा। इस बात को मिसाल बनाने के लिए भारत की जेनजी खड़ी होगी, और उन्होंने कहा जनाब हम इसको निकालेंगे यहां से वजीर को, और जब ये निकलेगा तो आइंदा कोई वजीर ऐसी गलती नहीं करेगा कि मेरिट की धज्जियां उड़ाई जाएं। आइंदा हम मेरिट की खिलाफ वर्जी भारत के अंदर होने नहीं देंगे। अब ये नौजवान खड़े हो गए, तहकीकात जो है वो भी साबित हो गई। 21 जून 2026 को ये वाला इम्तिहान, जिसको आप नीट यूजी कहते हैं, ये इम्तिहान दोबारा हो गया, और इस इम्तिहान के बाद नौजवान आ भी गए, उनको दाखिले भी मिल गए, साफ और शफाफ इम्तिहान भी हो गया। लेकिन भारत में ये मामला दबा नहीं। नौजवान खड़े रहे ये कहकर के वजीर तालीम को इस्तीफा देना पड़ेगा। अब वजीर तालीम इस्तीफा नहीं दे रहा था, नौजवान दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे, और गुज़िश्ता चंद दिनों में हमने फिर वो मनाजिर देखे कि नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद, हज़ारों लाखों इकट्ठे होकर वो दिल्ली पहुंच गए, अलग अलग शहरों में भी निकलने लगे।
इसका दायरा बढ़ने लगा। भारतीय पुलिस ने बड़ी कोशिश की नौजवानों को रोकने के लिए, डंडे का इस्तेमाल किया और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। कुछ नौजवानों को वक्ती तौर पे वहां पे गिरफ्तार भी किया गया और घसीट के उन्हें गाड़ियों में डाला गया। ये मनाजिर हम देखते रहे। नौजवान भी आगे से कई दफा पुलिस वालों को थोड़े बहुत डंडे शंडे या धक्के धुक्के मारते थे। ये मनाजिर भी हम देखते रहे। लेकिन बिलाखिर नरेंद्र मोदी को खुद सामने आना पड़ा। नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट के बाद आज का दिन था, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि आज भारतीय हुकूमत को फैसला करना होगा। उन्होंने फैसला किया और जेन ज़ी जीत गए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया। अब क्या होगा? होगा ये कि नौजवानों ने यह भी अनाउंस कर दिया है कि यह शुरुआत है, हमारा मकसद अभी पूरा नहीं हुआ। हम एक अगर अजीम भारत बनाना चाहते हैं या डेमोक्रेसी यहां पे होनी चाहिए, आजादी सारे राय होनी चाहिए, भारत के अंदर अगर भारतीयों की बात सुनी जानी चाहिए तो बहुत कुछ करना बाकी है और वो नौजवान अब करेंगे। नरेंद्र मोदी ने यह फैसला क्यों किया कि वजीर को हटा दिया जाए, इसके पीछे कुछ चीजें हैं, मैं आपके सामने रखता हूं। नंबर एक, यह एहतजाज था और नौजवानों का पुरअमन एहतजाज था। नंबर दो, इसमें सिर्फ मार कुटाई हुई है। पहले कहा इस्तीफा नहीं देंगे। इंडियन मीडिया बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ इस सारे मामले में। इंडियन मीडिया का एक बड़ा हिस्सा नरेंद्र मोदी की बी टीम के तौर पे काम करता है। हमेशा हमेशा वो नरेंद्र मोदी की गुड बुक में रहना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी के साथ अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं। और नरेंद्र मोदी ने जितना गोदी मीडिया को इंजॉय किया उतना किसी ने नहीं किया। मोदी ने आहिस्ता आहिस्ता मीडिया में अपने लोग भर्ती किए। नरेंद्र मोदी ने जैसे पाकिस्तान में टाउट्स है ना, या पाकिस्तान में जिस तरह के लोग हैं कि नरम नरम बात करते हैं, हुकूमत आ जाए तो उसके हक में हो जाते हैं, हुकूमत चली जाए तो फिर चुप कर जाते हैं। हुकूमतों के खिलाफ बात करने से लोग पाकिस्तान में डरते हैं। कुछ सरपरे होते हैं जो हर हुकूमत के खिलाफ बात कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर पाकिस्तान में भी मीडिया अब कंट्रोल्ड है। खासतौर पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मीडिया को कंट्रोल में रखा हुआ है। भारत में ये नरेंद्र मोदी काम कर रहा था, पाकिस्तान में ये काम आसिम मुनीर और उनके जर्नैल कर रहे हैं कि मीडिया को कंट्रोल करना है। तो मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी खो गया। भारत में नौजवानों ने मीडिया की वो बेइज्जती की और वो मीम्स बनाए कि कानों को हाथ लगवा दिए। दूसरा, याद रखिएगा, इस एहतजाज में सारे लोग संजीदा नहीं आए थे। उनका मकसद एक था, वो अपने मकसद के हक के लिए, अपने हुसूल के लिए आए थे। लेकिन उनमें बहुत सारे लोग हंस रहे थे, गाने गा रहे थे, मजाक कर रहे थे, डफ बजा रहे थे। जेन ज़ी है ना, वो अपना टाइम बहुत अच्छा गुजारते हैं। वो अपनी रील्स भी बनाते हैं, अपनी मीम्स भी बनाते हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी को गाने भी सुनाए और गालियां भी सुनाई। जेन ज़ी है, वो जो भी करते रहे, उन्हें कोई परवाह नहीं थी मीडिया उनके बारे में क्या कह रहा है। उन्हें कोई परवाह नहीं थी कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। पुलिस वाले आते थे, पुलिस वालों के साथ भी मजाक उड़ाते थे। पुलिस वाले उनके पीछे भाग रहे हैं मारने के लिए, वो रील्स बना रहे हैं, वीडियोस बना बना के डाल रहे हैं, देखो ये क्या हरकत कर रहे हैं। वो एक लड़की है, वो फौज वहां से जा रही है गुजर के, उनको वो कह रही है कमांडोज को कि क्या आप हमें मारने आए हैं, क्या आप हमें मारने आए हैं? अगर आपने मारना होगा तो जरा पहले बता देना, मैंने आज खाना ठीक तरीके से नहीं खाया हुआ, मेरे से भागा नहीं जाएगा। ये इस किस्म की मीम्स बनाई, सिक्योरिटी फोर्सेस के नाक में दम कर दिया। जेन ज़ी यही है, ये पाकिस्तान में भी है, हर तरफ है। हाँ, वहां बहुत सारे लोग जो है संजीदा भी थे। उन्होंने बहुत संजीदा, बड़ी पढ़ी लिखी बातें की हैं, बड़ी लॉजिकल और बाशऊर बातें की हैं भारतीय नौजवानों ने। फिर प्रोपेगेंडा किया गया इसके पीछे पाकिस्तान है। नौजवानों ने परवाह ही नहीं की, उड़ा के रख दिया प्रोपेगेंडा। फिर कहा गया जी ये जनाब बहुत गलत लोग हैं। उन्होंने कहा जी जो आपने कहना है कहें, हमने अपना मकसद पूरा करना है। हिंदी में कहते हैं लक्ष्य, कि हम अपना मकसद पूरा करेंगे। उन्होंने कर दिया। वजीर उन्होंने फड़का दिया। भारत के फनकार भी आए, इंसानी हकूक के अलमबरदार भी आए, सारे उनके साथ खड़े हुए, ये सोचे बगैर। अपोजिशन पार्टियां भी आई उनकी, ये सोचे बगैर आए कि लोग क्या कहेंगे, असर क्या होगा, फिल्में नहीं मिलेंगी, हुकूमत दबाव डालेगी, मोदी जीना मुश्किल कर देगा। कोई बात नहीं, वो लोग हक के साथ खड़े हुए। अब भारत की सरकार भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। एक तो नौजवान जो है वो मुबारकबाद का मुस्तहिक है, वो डटा रहा, वो जीत गया। भारतीय हुकूमत भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है, इसलिए कि उन्होंने अपने नौजवानों पे गोली नहीं चलाई। भारतीय सरकार ने चादर और चार दीवारी का तगद्दुस पामाल नहीं किया। नौजवानों के घरों में घुस घुस के उनकी माओ बहनों को, बेटियों को बेइज्जत नहीं किया। भारतीय सरकार ने या उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नौजवानों को जबरी तौर पे गुमशुदा नहीं किया। उन्होंने जबरदस्ती तहरीक से अलग करने के लिए उनसे बयानात नहीं दिलवाए। तो वो जबर जो हमने पाकिस्तान में देखा या हमने बांग्लादेश में देखा, वो हमने भारत में नहीं देखा। बांग्लादेश के नौजवान भी जीत गए, भारत के नौजवान भी जीत गए। पाकिस्तान के नौजवान अभी तक लड़ रहे हैं। आज भी ईमान मजारी जेल के अंदर बंद है। 17 साल उसको सजा हो जाती है सिर्फ एक स्टेटमेंट देने की वजह से। एक स्टेटमेंट, 17 साल जेल में। जज का बच्चा
2 लड़कियों को दिन दिहाड़े कुचल के मार दे इल्लीगल गाड़ी में बगैर लाइसेंस के, 4 दिन में घर पे। ईमान मजारी एक ट्वीट कर दे 17 साल की जेल हो जाती है उसे। मारंग बलोच वो क्या कहती है, मेरे लोगों को जबरी तौर पे लापता किया जाता है, उठाकर ले जाती हैं एजेंसियां, और जब वो मिलते हैं तो उनकी लाशें मिलती हैं, वो भी मसख शुदा कि उनको आप पहचान भी नहीं सकते, उनके चेहरों पे तेजाब डाले होते हैं, या तशद्दुद ज़दा लाशें मिलती हैं। ये मारंग बलोच कहती है, उसको उठा के भी जेल में डाल दिया। अली वजीर उसको भी उठा के। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो इंसानी हकूक के लिए काम करते हैं, उनके साथ जुल्म करते हैं। अमार अली जान के साथ कितनी मरतबा जुल्म हुआ, उसके लोगों के साथ कितनी दफा जुल्म हुआ, और बहुत सारे लोग हैं। हमें इससे पाकिस्तान ने कुछ नहीं सीखा। पाकिस्तान में जेनजी जब भी निकलती है या नौजवान जब भी निकलते हैं तो उन पे पाकिस्तान के डिक्टेटर माइंडसेट गोली चलाते हैं। अभी आसिम मुनीर साहब चलवा रहे हैं, इससे पहले याया खान का दौर था, वो बांग्लादेश में गोली चलवा रहा था। अयूब खान ने जो फातिमा जरा और उनके हमायतियों के साथ किया, फिर ज़ियाउल हक ने पीपल्स पार्टी वालों के साथ किया, मुशर्रफ ने नून लीग वालों के साथ किया, और आज जनरल बाजवा और जनरल आसिम मुनीर पीटीआई वालों के साथ कर रहे हैं, कश्मीर वालों के साथ कर रहे हैं, तहरीक लब्बैक वालों के साथ कर रहे हैं, बलोचों के साथ कर रहे हैं, पश्तूनों के साथ कर रहे हैं। लड़ाई फैलती जा रही है। मामला यह है कि इंडिया इस बात में पाकिस्तान से आगे निकल गया कि वहां पे जमहूरियत है, आजादी इजहार राय है। भारतीय एजेंसियां ये रिपोर्ट कर रही थी नरेंद्र मोदी को, उनके पीछे हटने की वजह मैं आपको बताता हूं कि ये एहतजाज फैलता चला जाएगा और नौजवान बहुत तेजी से अपने आप को इसमें शामिल कर रहे हैं। ये इतना बड़ा हो जाएगा फिर आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, पूरे भारत की सरजमीन पे ये फैल जाएगा। और इसमें बहुत सारे फनकार, बहुत सारे दीगर लोग शामिल हो गए हैं। ये जंगल में लगी हुई आग है और ये पूरे भारत में फैल जाएगी। तो मोदी को सबने समझाया कि हार मान लो, अभी एक वजीर जा रहा है, इसको जाने दो वरना हुकूमत ही चली जाएगी। तो फिर नरेंद्र मोदी ने हार मान ली। बिलाखिर नौजवान जीत गए, लेकिन पाकिस्तान में नौजवानों को जीतने नहीं दिया जाता। डी चौक में गोलियां मारी जाती हैं। अनीस सत्ती की आप तस्वीर देख लें, आप देखें ना, वो भी तो बेचारा जेनजी था, जिले शाह, उसको भी मार दिया। और बहुत सारे नौजवान हैं वो कत्ल हुए हैं और कत्लों का हिसाब देने वाला कोई नहीं है। बहुत सारे नौजवानों को मुरीदके में कत्ल कर दिया गया। कश्मीर के अंदर नौजवानों की लाशें 50 से ज्यादा हो चुकी हैं, उन्हें कत्ल कर दिया गया। वहां पे बलोच कत्ल किए जाते हैं बार बार। जो लोग खामनाई की शहादत वाले दिन बाहर निकले उनमें 3 दर्जन के करीब लोग मार दिए गए, वो एहतजाज कर रहे थे। पूरी दुनिया में एहतजाज करने की इजाजत होती है, लेकिन पाकिस्तान में एक डिक्टेटर माइंडसेट है जो कहता है नहीं, जो एहतजाज करेगा उसे कत्ल करो। हमने एहतजाज के बदले में कोई तहरीक कामयाब नहीं होने देनी। उसकी वजह यह है कि अगर ये एक मरतबा कामयाब हो गए तो ये रोजाना आएंगे और ये फिर कामयाब होकर अल्टीमेटली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के इक्तदार का सूरज गरूब कर देंगे। यह है असल प्रॉब्लम जेनजीज से या एहतजाज करने वालों से। बहरहाल भारत जीत गया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत के नौजवान जीते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा वहां जेनजी जीती है। ओवरऑल भारत की हुकूमत और भारत के नौजवानों ने एक बात साबित की कि भारत जीत गया इस लड़ाई में, जो जमहूरियत की लड़ाई है, जो इंसानी हुकूक की लड़ाई है, जो मेरिट की लड़ाई है। पाकिस्तान में पूरी अदलिया ही 2 नंबर बना दी है। वहां पे तो एक इम्तिहान की बात थी ना, या तो पूरी अदलिया ही 2 नंबर बना दी। इंडिया में 22 लाख नौजवानों का एक इम्तिहान चोरी हुआ, उन्होंने मुसीबत डाल के रख दी। पाकिस्तान में पूरा का पूरा इलेक्शन ही चोरी हो गया जिसमें करोड़ों लोगों ने वोट डाले थे। कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। जो सवाल करता है उसको गोली मार देते हैं या जबरी तौर पे लापता कर देते हैं। वो कमिश्नर लियाकत चट्टा के साथ क्या किया गया, उसने कहा यार क्या करवा दिया तुमने हमसे, पूरा मुल्क ही बेड़गरक कर दिया। उसे पकड़ के कहते तन्हाई में डाल के उस आदमी को भी निशाने इबरत बना दिया। एक आदमी जिसे सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों ने वोट दिए वो जेल की काल कोठरी में बंद पड़ा है। उसके बारे में कभी क्या रिपोर्ट आती है, कभी क्या रिपोर्ट आती है, लेकिन बंदूक के बलबूते पे, डंडे के बलबूते पे ये कंट्रोल कर रहे हैं। याद रखिएगा इनका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। नरेंद्र मोदी अकलमंद था, उसे समझ आ गई कि इनसे बचना कैसे है। और वहां वो वोट से इक्तदार में आते हैं, ये तो बूट के साथ लटक के इक्तदार में आते हैं। तो जिस दिन अवाम ने ये बूट पकड़ के बाहर फेंक दिया ना, तो इनके पांव जलेंगे, क्योंकि इन्हें धूप की आदत ही नहीं है। इन्हें पता ही नहीं है कि मार क्या होती है और रिएक्शन क्या होता है। जब रिएक्शन आया ना पब्लिक का, तो इनको लग पता जाएगा, क्योंकि जितना आप जुल्म करेंगे ना, ये जेनजी उतनी मजबूत होती जाएगी। मैं लिख के देने को तैयार हूं, पाकिस्तानी नौजवान ज्यादा मजबूत है, ज्यादा जबर और जुल्म का उन्होंने सामना किया है, वो ज्यादा बाशऊर है। हमारी तहरीक के अंदर जो नौजवान है, पाकिस्तान के अंदर कोई भी तहरीक जब खड़ी होती है हम उन्हें देखते हैं वो ज्यादा बेहतर बात कर सकते हैं, लेकिन यहां जो फस्तायत का माहौल है वो नौजवानों को लगातार ट्रेंड कर रहा है। और जिस दिन पाकिस्तानी नौजवान खड़े होंगे आप देखेंगे, अभी बहुत सारे लोग आपको मायूसी फैलाने की कोशिश करेंगे, खासतौर पर मीडिया में। ओ नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तानी नहीं खड़े होते, ओ पाकिस्तानी कौम ही नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये पाकिस्तानी कर नहीं सकते।
और नहीं 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 हमारी जेनजी फारग है, और ये इंडिया की जेनजी बहुत अच्छी है, और ये बांग्लादेश कौम है जी, पाकिस्तानी कौम थोड़ी है। ये आपको इस तरह की कहानियां सुनाएंगे। ये फौजी जो जर्नैल है ना, वो ये कहते हैं कहानियां सुनाओ जाके टीवी पे, लोगों को मायूस करो। आपने मायूस नहीं होना। आपको नजम सेठी के, शहबाज शरीफ के, को वजीर के, को राना सनाउल्लाह के, जो मर्जी कमरुज्जमान कह रहा, कोई बंदा आपको कोई भी बात कहता रहे, आपने मायूस नहीं होना। जुड़े रहे अपने कौज के साथ। अगर आप हक पे खड़े हैं ना, आप अगर हक पे खड़े हैं, हुकूमत किसी की भी है, सरकार किसी की भी है, अपोजिशन किसी की भी है, अगर आप हक पे खड़े हैं ना, तो हक से पीछे आपने नहीं हटना। और हक पता है क्या, पाकिस्तान में आज की तारीख में सबसे बड़ा हक यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क पे कब्जा किया हुआ है, और वो इस मुल्क को अपनी मर्जी से चला रहे हैं, अपने जाती मफादात के लिए। तो हमने कोशिश करनी है कि पाकिस्तान उस तरह चले जैसे पूरी दुनिया में नॉर्मल मुल्क चलते हैं। तो जेनजीज को एक मरतबा फिर मुबारक, एक एक करके अलग अलग मुल्कों में वो जीत रहे हैं। बिलाखिर पाकिस्तान में भी इंशाअल्लाह एक दिन जेनजी जीत जाएंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।